अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर बिल पर मजीद किसी भी तरह की पेशरफ्त को फिलहाल रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने स्पीकर मलिक अहमद खान के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म दिया है। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 कायमा कमेटी से मंजूर होने पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा था कि नौ आबादियाती दौर की याद ताज़ा करने वाला कानून मुतारिफ कराना मुमकिन नहीं। यूं अगर असेंबली के स्पीकर भी इस बिल से लाइल्म हो तो फिर कानून साजी का अमल किस जानिब बढ़ रहा है। इस बिल के तहत जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियों को ऐसे गैर मामूली इख्तियारात दिए जा रहे थे जिनकी बुनियाद पर किसी शख्स के खिलाफ अदालत से सजा साबित हुए बगैर उसके बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद जब्त, कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, सोशल मीडिया अकाउंट्स खत्म किए जा सकते हैं। मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में लिए जा सकते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के निज़ाम के तहत रखा जा सकता है। बाज़ खिलाफ वर्जियों पर 4 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजाएं भी तजवीज़ की गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कानून मुनज़्ज़म जुराइम, भत्ताखोरी, मनशियात, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, झूठी मालूमात और दीगर समाज दुश्मन सरगर्मियों के खात्मे के लिए ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे जुराइम सिर्फ पंजाब में हैं? दुनिया के करीबन हर जमहूरी मुल्क में ये जुराइम मौजूद हैं, मगर वहाँ इंतज़ामिया को महज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शहरियो71 के बुनियादी हुकूक सलब करने के इख्तियारात नहीं दिए जाते। हकीकत यह है कि इस बिल की फिक्री जड़ें बरतानवी साम्राज्य दौर में मिलती हैं। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के जरिए कई बरादरियों को पैदाइशी तौर ही मुजरिम करार देकर उनकी नकलो हरकत महदूद की गई थी। बाद अज़ां पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1918 के तहत भी किसी शख्स को सजा याफ्ता हुए बगैर आदि मुजरिम करार देकर पुलिस निगरानी में रखा जा सकता था। फिर 1959 में अयूब खान की फौजी हुकूमत ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडाज ऑर्डिनेंस के जरिए इंतजामिया को मजीद इख्तियारात दिए। आज का मुजव्वज़ा बिल उन्हीं कवानीन का एक जदीद मगर कहीं ज्यादा ताकतवर रूप दिखाई देता है। सिविल सोसाइटी, वकला और खुद स्पीकर पंजाब असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए अहम है कि इस कानून में झूठी मालूमात, समाज दुश्मन रवैया और काबिल एतमाद शवाहिद जैसी मुबहम इस्लाहात इस्तेमाल की गई हैं, जिनकी तशरीह वही इंटेलिजेंस कमेटियां करेंगी जो कार्रवाई भी करेंगी, फैसला भी देंगी। यूं अदालती निगरानी कमजोर और इंतजामी इख्तियारात गैर मामूली हद तक वसी हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यही बनता है कि पंजाब हुकूमत को इस नौयत के मुतनाज़ कवानीन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जब मीडिया, आज़ादी इजहार राय और डिजिटल आज़ादियों से मुतालिक मुतअद्दिद कवानीन पहले ही तनकीद की जद में है। तो क्या ये बिल इख्तियारात में मज़ीद तौसी की एक कड़ी है? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। मेरे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 21वीं सदी का चौथाई सफ़र मुकम्मल हो चुका। हुकूमत पंजाब को 1871 के बरतानवी साम्राज्य कानून की रूह दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़ैगम साहब, क्या इसके पीछे जहनियत या मकसदियत नज़र आती है कि इस तरह का कानून बनाया जाए, जबकि जितने इसमें ऑफेंस लिखे हैं हर एक का कानून मौजूद है, इंतज़ामी और इंटेलिजेंस कमेटियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो ये कानून किस तरीके से डिलीवर कर पाता? आयशा, वो इकबाल ने कहा था, लाजिम है दिल के पास रहे पासबान है अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हमारे हुक्मरानों ने इसकी तशरीह कुछ यूँ की है कि जहाँ पर भी इज्तिमाई मामलात हों तो अक्ल को घास चरने लिए छोड़ दो, और जहाँ अपने फ़ायदे की बात आए तो उसको वापस बुला लो। अब की बार इन्हें अहमद ख़ान ने बचाया है। अहमद ख़ान पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं और वो चौंक गए, हैरान हो गए, और उनके सवालात भी दिलचस्प हैं। जब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और एसपी के इख्तियारात के बारे में पूछा, अब आप देखिए, जब ये बादशाह होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो एसपी और डीसी इनके नीचे होते हैं, लेकिन जब ये पोजीशन में होते हैं या मुंतखब नहीं होते तो फिर ये उनके हाथ में होते हैं। और इतने बड़े इख्तियारात इंतज़ामिया को देना खुद इनके लिए कितना ख़तरनाक है। फिर इसके साथ आप इस बात को देखिए कि अगर ये मंजूर हो जाता है तो उसके दूसरे कितने ख़तरनाक मुज़मरात हो सकते हैं। अब इसका जो मकसद है वो तो काबिल दिफा है, मेरे ख़्याल में मकसद काबिल दिफा ज़रूर है, लेकिन इसका डिज़ाइन इंतहाई ख़तरनाक है। और यहाँ पे भी अहमद ख़ान ने इस वजह से उन्हें बचाया
कि ये बिल मुमकिन ही नहीं था कि पाकिस्तान की आला अदलिया जो भी इस वक्त उसका मिजाज हो वो इसको आगे जाने देती, इसको मंजूर होने देती। इसके खिलाफ लाजमी फैसला वहाँ पे आना था। अब देखिए, हैबिचुअल अफेंडर्स जो होते हैं इनके बारे में आपने बताया नौआबादियती दौर में कवानीन मौजूद थे। मसलन बस्ता अलिफ, बस्ता बे की अभी तक लिस्टें वो थानेदार मेंटेन करते हैं, थानों में होती हैं, उनकी हाज़िरियाँ भी लगवाई जाती हैं। गुंडा एक्ट भी अभी तक नाफिज है। अब जो हैबिचुअल अफेंडर है उसका मतलब वो होता है जिसको अदालत ने कई बार सज़ा दी हो। ये तयन थानेदार नहीं करता कि हैबिचुअल अफेंडर कौन है। एक ही तरह के जुर्म पर बार बार किसी को अदालत से सज़ा मिल रही है तो ज़ाहिर उसका चांस है कि वो दोबारा वैसा जुर्म करेगा, तो उसकी सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है। मगरबी मुल्कों में भी कुछ जराइम की अगर वो हैबिचुअल हों, बार बार किए हों, रिपीट अफेंडर हों, तो उनकी सर्वेलेंस की जाती है, उनको पट्टे भी लगाए जाते हैं, उनको महदूद भी किया जाता है, निगरानी भी की जाती है। मिसाल के तौर पे सेक्स अफेंडर्स, बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम करने वाले लोग, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम करने वाले लोग। लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, यानी इंतज़ामिया पुलिस उनसे डील करती है एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के तौर पर। ज़ैगम साहब, मेरी समझ के लिए मुझे समझाइएगा, मैं रैंकिंग चेक कर रही थी पाकिस्तान की पुलिस की, रैंक्स मोस्ट करप्ट और लीस्ट ट्रस्टेड है पाकिस्तान में। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी तो आवाम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है और वाइड स्प्रेड उनका इस बात पर एहतजाज है कि एंटी करप्शन के लिए भी जो एफर्ट्स हैं वो नहीं होते। ये मैं इन इदारों पर लोगों के ट्रस्ट की बात कर, जब मैं आपसे कहती हूँ कि ऑलरेडी जो कमेटी में लोग मेंशन किए गए हैं वो इंतजामी और इंटेलिजेंस इदारों के अंदर उन ओहदों पर मौजूद हैं, जब वो बैठे हुए हैं, हमने सीसीडी पे कुछ दिन पहले बात की, अगर तब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, एसओपी फॉलो नहीं हो रहा, कवानीन हर तरह के मौजूद हैं, हर तरह के क्राइम के, सिस्टम के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये कमेटी जो बनेगी वही लोग हैं जो इस वक्त भी रन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। तो फिर ये सोच कैसे आई कि वो लोग इस प्रोसीजर के थ्रू डिलीवर कर पाएंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी कानून या प्रोसीजर के थ्रू जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे? आयशा, ये खुद एक तरह का सीसीडी सिस्टम है ना, कि आपने पुलिस को ठीक नहीं करना है, आपने नई लेजिस्लेशन नहीं करनी है, आपने अदालतों को फास्ट नहीं बनाना है, अदालती रिफॉर्म नहीं करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कोई इंतज़ामी हल निकालना है, कोई इंतज़ामी जुगाड़ निकालना है। अगर ये वहां तक रहते जहां तक कवानीन को अपडेट करने की ज़रूरत थी तो बात तो ठीक थी, लेकिन जहां पे आप पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दे रहे हैं कि आप खुद सज़ा भी दे लो, आप रगड़ा भी लगा लो, आप लोगों के बुनियादी आईनी हकूक़ भी छीन लो, तो फिर इसका क्या मतलब है? फिर तो आप एक और तरह की एक सीसीडी लॉन्च कर रहे हैं ना, और वो भी इस तरह लॉन्च कर रहे हैं कि सर्वे उसके ऊपर कोई निगरानी का मुअस्सर निज़ाम भी नहीं है। अब आप बता रही हैं कि अपील का क्या सिस्टम है। अपील का सिस्टम इतना मज़का खेज़ है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि अपील किसी तरह की भी अपील मौजूद है। फिर आप एक और बात देखिए, ठीक हो गया, देखिए जिसको ये कहते हैं इंसदाद समाजी रवैया, वैसे तो अजीबो गरीब है, मैं बार बार यही पढ़ रहा हूँ। इंसदाद समाजी रवैया का तो मतलब ये है कि जिसका समाजी रवैया है, ठीक है, उसका रगड़ा लगाया जाए। ठीक हो गया। मैं आपकी इसी बात को लेकर आगे हसन साहब आपकी जानिब जाऊंगी, ज़ैगम साहब आगे बढ़ूंगी यहाँ से गुफ्तगू को लेके। हसन साहब, जो कमेटी भी बनाई है जिसने ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि किसके रवैये कैसे हैं और क्या उसको सजा किस तरह देनी चाहिए, तो उसमें सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदा हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हों, कि वो तय कर पाएँ क्या हो रहा है। तो क्या वाकई जराइम के खात्मे का कानून है या शहरी आज़ादियों को खामोशी से महदूद करने का एक और नुस्खा है? पता नहीं यार, मैं बहरहाल एक बात ज़ैगम साहब ने की है, मैं उसकी तौसीक करता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये, मैं पहले भी कह चुका हूँ शायद अपने प्रोग्राम में, कि अहमद ख़ान खाई उसका पूरा नाम है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा मुझे हैरत होगी अगर इस ईवान में कोई एक भी हो। आई नो लिटिल टू वेल। अच्छा, बाकी सवाल आपका जो है वो 1871 के बरतानवी साम्राज्य कानून की रूह दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत। असल बात यह है कि बीबी नौ आबादियाती निज़ाम फौत कब हुआ था? पहले ये बताओ मुझे कि उसे दोबारा जिंदा करना पड़ा था। और मैं आता हूँ उस तरफ, हमारी अपनी तो रूह ही कोई नहीं है, हम तो जिंदा लाशें हैं। और वजह सुनो, नाम निहाद अशराफिया से लेकर आवाम, बल्कि हम सब, इसके दरमियान भी होता है ना नाम निहाद, बदमाशिया और ये और वो। अच्छा, हम सब के सब उधार की बोरोड जिंदगियां जी रहे हैं। गौर करना,
शर्माना नहीं। हमारी जिंदगियां जिनकी इजादात के गिर्द घूमती हैं, जिंदा भी सिर्फ वही हैं, बाकी सिर्फ जिंदा लाशें। औकात ये है कि बम्बा कहते थे बड़े सगीर में उसको, ये जो नल का होता है, माचिस से लेके ड्रोन तक, बिजली से लेके फ्लश सिस्टम तक, दवाओं से लेके एक्सरे मशीन और अब MRI तक, एटमी तवानाई से लेके आज़ा की पैबंदकारी तक, अदालतों के मील ऑर्ड, मतलब पता है, अदालतों के मील ऑर्ड से लेके इंतजामिया के चीफ सेक्रेटरी तक, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक, लिबास से लेके खुराक तक, तुम्हारे हमारे पेटों में जो कुछ है उनके तो फैल है। पर एकड़ यील्ड कहां से कहां किसने पहुंचाई, ट्रैक्टर किसने बनाया, ये बाकी सारे लवाजमात एग्रीकल्चर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसका कोई ताल्लुक है? हमारे जिस्मों पे लिबास ना होते 26-27 करोड़ पौनी कौम अगर 10 खड्डियों पे बैठी होती, पावर लूम्स और उसके बाद पे टोयोटा सुल्जर जो भी पहना हुआ है हमारा नहीं है, हमारा खरीदा हुआ है। अच्छा, ये लिबास से लेके खुराक और रहन सहन तक हम जिंदा कौम हैं, लेकिन ना जिस्म आपका अपना है, ना रूह आपकी अपनी है, ना सोच आपकी अपनी है, आपके लिबास। तो आप कह रहे हैं आज के हुक्मरान भी 150 साल पुराने हुक्मरानों के थॉट प्रोसेस के साथ हुक्मरानी कर रहे हैं? नहीं, ये उनसे भी बदतर हैं। वहां फिर इंसाफ था। याद रखो बरे सगीर पे एहसान, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ जुल्म की जो इंतहा होती थी, मर्द मर गया, उसकी जवान बीवी बच्चे गए भाड़ में, सती कर देते थे, उसको जिंदा जला देते थे। ठीक। गोरे के एहसानात। और रेलवे जब पटरियां बिछी तो बर्रे सगीर के पढ़े लिखे लोग भी कह रहे थे कि गोरा लोहे के पट्टे डाल के हमारा मुल्क खींच के ले जाएगा। ये औकात है? ठीक है क्या आपके पास? ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, ये पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल जो लाया जा रहा था, लाने वाले भी एक साबिक सेशन जज हैं, वजीर कानून भी मौजूद नहीं थे, और फिर स्पीकर असेंबली ने भी गुफ्तगू में बताया कि जब भी कानून पेश किया गया तो वो भी मौजूद नहीं थे। ज़रूरत क्या पेश आई मसनूई जहानत, डिजिटल इनकलाब और आज मॉडर्न डेमोक्रेटिक दौर के अंदर हुकूमत को उस तरह के निज़ाम की तरफ वापस जाने की जो आज से 150-200 साल पुराना है? आपने कहा जज जिन्होंने ये जी सेशन जज तश्कील दी। अच्छा जी, रांझा साहब है। तो रांझा साहब, अच्छा, आई रिस्पेक्ट हिम। लेकिन ये तो अमल तो कठपुतली वाला अमल है, इसमें तो मुझे कोई आज़ादी सोच की नज़र नहीं आती। वो 1871 का जो कानून था वो बना 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जब अंग्रेज ने उसको मुकम्मल तौर पर पंजाब को काबू करने की कोशिश की और कर लिया, कामयाबी के साथ कर लिया। लेकिन फिर भी वो 3-4 ऐसी जातें, ऐसी किस्म के लोग, ऐसे धड़े थे जो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उनको कंट्रोल में करने के लिए एक लंबी लिस्ट 1871 में कवानीन की बनी, जिसमें लैंड एक्ट, ये एक्ट, बदमाशी एक्ट, फलाना एक्ट, ये सब के सब उसमें शामिल थे, ताकि इनको काबू किया जा सके। उसमें चाहिए जरूरत की होती थी कि आपने जाकर रजिस्टर करवाना है, हर महीने थाने में जाके हाजिरी देनी है। अगर आप थोड़ा सा पहले किसी जमाने में किसी थाने में गई हो और अगर किसी के पुलिस के साथ कोई तल्लुकात रहे हो, अनलेस वो खुद मुजरिम था, तो आपने देखा होगा कि पुलिस थाने के अंदर एक बोर्ड होता था जिस पे चंद लोगों की तस्वीर लगी होती थी। उनको कहा जाता था ये ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, यानी उस पूरे थाने के एरिया के अंदर जो लोग ब्लैक लिस्टेड थे उनकी तस्वीरें लगी होती थी। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो कि इनको मालूम नहीं था, थानेदारों को मालूम नहीं था, जो इस एक्ट के नीचे आएगी दोबारा से? या तो उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो मेरा अपना ख्याल है कि कहीं ना कहीं बैठे किसी जज साहब के अंदर या किसी ऐसे साबिक बंदे के अंदर ही ख्याल आया कि ये अगर बात की जाए तो कानों को भली लगेगी, इट विल साउंड लाइक म्यूजिक टू एयर्स। तो म्यूजिक लगा उन लोगों को जो कि प्रीएम्प्टिव कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, खवातीन के खिलाफ कितने जुल्म हो रहे हैं, बच्चियों के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, और खवातीन को कैसे तंग किया जा रहा है। और हम तो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर इस किस्म का अमल हो कि कोई किसी को छेड़ ना सके। ये गुंडा एक्ट तो ऐसा होना चाहिए कि हमें जाके पता होना चाहिए, हम जाके पकड़ लें उसको। और जब फिर किसी ऐसे शख्स ने बात सुनी तो उसने वो अमल कर दिया जिसको कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसकी बुनियाद है। मेरा ख्याल है कि इनको पता भी नहीं होगा कि 1871 से एक ऐसा एक्ट है जो कि ऑलरेडी आपकी पुलिस का हिस्सा है और उसी तरीके से काम चल रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो एक्ट गया है किसी कमेटी के पास और कब बताया गया है
स्पीकर साहब को कि जी ये कमेटी ने तो पास कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे बताइए वो स्पीकर को कैसे उनके कमेटी के पास चला गया बगैर स्पीकर के पता हुए। मलिक अहमद खान बहुत कमाल के आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है स्पीकर साहब कि आपके जाने बगैर कोई चीज कमेटी, खतरा पता है क्या है? मलिक अहमद खान साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद ये कमेटी उसको वापस रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद 3-4 शिकें कम कर देगी, लेकिन मनोमान उसी तरीके से कुछ 70-75-80% एक प्रीएम्प्टिव शक्ल के अंदर, जहां पर आप जाके लोगों को नैब कर सकते हैं। तंग करने वाली चीजें क्या है? ये जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, ये जो आजकल का यूथ है जेन जी, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये जो तो ये वो मामले हैं जिनको कि इनको कंट्रोल करना मकसूद है। इसके लिए एक और सही 3 चीजें आपके रिसेंटली आपके चक में, पीका तो आप सारे सफर कर ही रहे हैं ना, पीका एक्ट जो है उसको भी आपको खामोश करवाना मकसूद है किसी तरीके से। हालांकि मेरे ख्याल है अब उसके बारे में बात नहीं की जा सकती, इसलिए उसको अब ज्यादा हम बहस में नहीं ला सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर खंबा हम लगाएंगे। अब उसमें जो चेंजेस आई हैं, शोर मचा ना, तो चेंजेस क्या आई हैं? अच्छा आप आपस में मुआहदा कर लें। अब मुझे बताइए कि जब किसी का कत्ल हो जाता है और वो कहते हैं कि यार इससे तुम बस मकमका कर लो आपस में, तो कितने ज्यादा एक परसेंटेज है मकमका करती है। इसी तरीके से वो घर वाला भी मकमका करेगा और कहेगा यार मुझे माफ कर दो, जहां लगाना है लगा लो, इतने पैसे मुझे दे देना, वरना उस सूरत में फिर जाएगा वो किसी ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ये वो वाला काम है जो कि वहां पे भी हो रहा है। तो तीसरा जब आपकी शक्ल में एक और शक्ल में आ गया, अब सल की कोई शख्सी आजादियों का मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है, पाकिस्तान का एक आजाद मुआशरा होने का मामला है, उसके लिए रजा रूमी साहब को चाहिए कि जरूर खड़े होकर बात करें, क्योंकि ये तो असल में हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि शख्सी आजादियों के ऊपर बात की जाए। और इस किस्म के जो मामलात जो कि आपकी शख्सी आजादी को सलब करते हैं, आपके फ्रीडम को खत्म करते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये जो कानून लाया जा रहा था, इल्जाम, गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसकी बुनियाद पर किसी भी शहरी की जिंदगी, जायदाद और शनाख्त तक छीनी जा सकती थी। अब ये इस तरह के कानून का थॉट प्रोसेस कहां से आता है, क्यों आता है? क्या आपको लगता है इसके पीछे जहनियत है? क्या वाकई कानून की हुक्मरानी की चाह है इसमें? आयशा, कानून की हुक्मरानी का तो बिल्कुल कोई ऐसा मजाक नहीं है। ये एक अथॉरिटेरियन कानून है और बिल्ड करता है नौबादियाती कवानीन जिनके तहत पाकिस्तान अभी भी चलता है, जिसमें कि पुलिस सरे फहरिस्त है। पुलिस का जो इदारा है हमारे यहाँ, वो अस खुद एक कॉलोनियल इदारा है, और जो बीच में इस्लाहात हुई, 2002 का पुलिस ऑर्डर आया, उसको रिवर्स कर दिया गया और अब दोबारा से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश 1861 का जो पुलिस ऑर्डर है, पुलिस ऑर्डिनेंस है, उसके तहत चलते हैं वो। तो ये एक तरह से, और ये बड़ी मजे का खेज लगती है लोगों को बात, लेकिन एक्चुअली तो ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि ये गुंडा एक्ट जो था अंग्रेजों का 19वीं सदी में जब उन्होंने उसको लाए थे और बाद में इस तरह के एक्ट बनाए, तो उसका मकसद यही था कि मकामी आबादी जो है उसको कंट्रोल करना है। देखिए 1857 की जो जंगे आज़ादी थी, उसके बाद अंग्रेजों ने कई कवानीन यहाँ पे मुतारिफ करवाए, जिनसे उनका ये ख्याल था कि कोई ऐसे अवामी जज्बात या गिरोह या इंडिविजुअल्स जो कि उस वक्त की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सकते हो, उनको दबाने के लिए, उनको जिसे कहना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कवानीन लाए गए अमल में, और मतवातिर आते रहे। और फिर एक वक्त आ गया कि ये कानून जो थे सारे ये भी गैर मौसर हो गए 20वीं सदी के अवाइल में, जब आज़ादी की तहरीकें चली। लेकिन बहरहाल तारीख में ज़्यादा नहीं जाते, हमारे यहाँ भी कुछ मामला ऐसा ही है कि अभी इतने ड्रैकोनियन कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे मुख्तलिफ लोकल एंड स्पेशल लॉज में और दीगर लीगल फ्रेमवर्क में कि खुदा जाने के इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। इसकी ज़रूरत आन पड़ने की वजह सिर्फ ये समझ आती है, नंबर एक ये कि अभी तक जितने तरीक़ाकार अपनाए गए हैं एक सियासी पार्टी के वर्कर्स और खुसूसन ऑनलाइन जो उनका बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए, वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर हुआ है। लोगों में खौफ तो आया है और थोड़ा सा डर आया है, लेकिन ये पीका और उसके बाद पीका प्लस जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो काम नहीं कर रही, और गालिबन
अब ये सोचा गया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे डरावा जो है वो मजीद उसको उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन इस बिल में कई लाइंस क्रॉस कर दी गई। जैसे अभी आपने देखा कि पहले एक टेलीकॉम वाला बिल था, उसमें भी फेडरल लेवल के ऊपर कई आईनी जो लाइंस होती हैं जिनके अंदर कवानीन बनते हैं उनको क्रॉस कर दिया गया। इसमें भी यही किया गया। देखिए, प्रॉपर्टी को अटैच करना, वाटर टेस्ट किए जा रहे हैं ऐसे कवानीन के जरिए। जी बिल्कुल। तो इसका एक जुडिशियल प्रोसेस है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि मरकजी लेवल के ऊपर हमने देखा नाअहली थी वहां की जो वजारत थी आईटी की और कानून की, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब के लेवल के ऊपर भी ये इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल दिखाई दे रही है। इससे कतई नजर कि स्पीकर ने ये ड्राफ्ट देखा था या नहीं देखा था, जिन लोगों ने इसको बनाया, पंजाब का जो महकमा कानून है, जो लॉ सेक्रेटरी है पंजाब के, और जो वजीर लॉ मिनिस्टर भी छुट्टी पे थे। इत्तफाकन जिन जिम्मेदारान ने देखना था वो सब वहां पर मौजूद नहीं थे, मगर गुफ्तगू इस नतीजे पर पहुंची कि कानून की अमलदारी और फास्ट ट्रैक पर अगर प्रोसीजर्स को जिम्मेदारान फॉलो कर लें तो ऐसे मज़ाइका खेज कवानीन की जरूरत ना पड़े। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती खतरात का सामना है, मगर बजट कटौती हर गुजरते साल बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान शदीद मौसमियाती खतरात का सामना कर रहा है। एक तरफ मुल्क में हीट वेव्स की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने, बेतरतीब बारिशों, पानी की किल्लत और शहरी माहौलियाती मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तस बजट में कमी तशवीशनाक सवालात को जन्म दे रही है। कौमी और आलमी इदारे बार बार पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी पर हंगामी बुनियादों पर काम करें। इसके बावजूद हालिया विफाकी बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती फंड्स कम करके सिर्फ 2.4 अरब रुपए कर दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के 3.5 अरब और 5 साल कबल के 6.5 अरब रुपए के मुकाबले में नुमायां कमी है। ये कमी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मुल्क 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात से अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सका, जिसमें करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए और मईशत को तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता साल के मानसून सीजन में भी गैर मामूली बारिशों के बायस दर्जनों अजला मुतासिर हुए, सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए और हजारों घर और फसलें तबाह हुई, जिसने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर किया कि मौजूदा निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए तैयार ही नहीं। इसके साथ साथ हुकूमत आइंदा साल मौसमियाती और ग्रीन लेवीज की मद में करीबन 2 खरब रुपए जमा करने का हदफ रखती है, जबकि बराह रास्त मौसमियाती अखराजात पर सिर्फ 215 अरब रुपए तक महदूद रहेंगे। यानी माहौलियात के नाम पर इकट्ठे किए जाने वाले पैसों में हर 10 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया माहौलियात की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। एक तरफ नए पौधे लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ घने जंगलात का बड़ा हिस्सा खत्म किया जा रहा है, जो माहौलियाती तवाज़ुन के लिए कहीं ज्यादा अहम है। हकीकत यह भी है कि मौजूदा हिकमत अमली में पेशगी इक़दामात जैसे मौसमियाती मुवाफ़क़त, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम्स के बजाय बाद अज़ तबाही अखराजात को तरजीह दी जा रही है। अगर तरजीहात यही रही तो मौसमियाती खतरात सिर्फ माहौलियात बल्कि माशी इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिसकी कीमत आने वाली नस्लों को भी चुकाना पड़ेगी। आखिर क्यों ये हमारी तरजीह नहीं है, इसी पर सवाल रखेंगे। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती खतरात का सामना, वजारत मौसमियाती तब्दीली के बजट में इजाफे की बजाय कटौती, संगीन खदशात के बावजूद क्यों मौसमियाती तब्दीली को कौमी एमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया जा रहा? जैगम साहिब। आयशा, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की मईशत के लिए भी ख़तरा है, माशरे के लिए भी ख़तरा है। हमारी मईशत का 1.5% जो है वो क्लाइमेट चेंज खा रही है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके जो अनलिवेबल हो गए हैं, जहाँ से लोग निकल रहे हैं, वहाँ रह नहीं सकते। क्लाइमेट माइग्रेशन पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। 22 में भी बदतरीन सैलाब आया, 25 में भी सैलाब आया। सर्दियों में स्मॉग होती है, गर्मियों में हीट वेव्स होती हैं। आप सेहत के शोबे में देखें तो बीमारियां बढ़ गई हैं, सख्त हो गई हैं, शदीद हो गई हैं। जिस्म टॉलरेट नहीं कर पा रहा इस चेंज को। आप तालीम को देखिए, आप ज़रा हिसाब लगाइए कि हमारे स्कूल साल में कितने दिन बंद रहने लगे हैं, हमारे कॉलेज कितने बंद रहने लगे हैं, हमारी तालीम तबाह होने लगी है। ज़राअत की तरफ देखें तो पाकिस्तान की क्रॉप्स फेल हो रही हैं। जिन क्रॉप्स में हम दुनिया में नुमाया मकाम रखते थे, वही क्रॉप्स अब हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। और हुकूमत किस तरह से रिएक्ट कर रही है, जो आपने फिगर्स बताई है उस पर आप गौर करें तो इन 3 साल में
जो क्लाइमेट का बजट है उसमें 70% कमी की गई है। क्यों सर? अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत के लिए जो क्लाइमेट है वो रेवेन्यू कलेक्शन का टूल है। क्लाइमेट के नाम पे सैकड़ों अरब रुपए जमा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। 2 खरब हुकूमत के लिए इसलिए तरजीह नहीं है कि कोई भी बात, कोई ऐसी चीज जो 10 फुट से आगे हो, ये इनको नजर ही नहीं आती। इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि 6 महीने 8 महीने से आगे प्लान करना अब इनके बस की रोग ही नहीं रही। IMF की एक किस्त और IMF की अगली किस्त, ये है हमारी हुकूमत की कैपेसिटी सोचने की और प्लान करने की। दुरुस्त हो गया। और ये इतना बड़ा मसला है जो हमारे लिए एक तहजीबी मसला बन चुका है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, हम पहले क्यों नहीं सोच रहे? 10 से 25 तक में 55 अरब डॉलर तक नुकसान है, 22 में 30 अरब डॉलर है, पिछले साल में सैकड़ों अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान है। हम इतनी रिपोर्ट्स के बावजूद इन मुआशी नुकसानात को खुद से दावत दे रहे हैं। प्रीएम्प्टिव मेजर्स और तैयारी क्यों तरजीह नहीं है? लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो हमारा पिछला टॉपिक था उसके बारे में मैं 1-2 जुमले और कहना चाहता था। मैं वहां से आगाज करूंगा। देखिए, जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है कि गवर्नेंस जो है उसको बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जो है सौंप दिया गया है। अगर पुलिस जो है वो जा बजा पुलिस मुकाबले कर रही है, CCD का लगता है कि किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1000 से ज्यादा लोगों को इनकाउंटर्स में मारा जा चुका है। ये नहीं पता उनमें से कितने लोग सही तरीके पर वाकई में एनकाउंटर हुए या बिल्कुल एलिमिनेट किया गया है। तो इसका मतलब है कि वहां पे किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं है। और इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी जो खबरें आ रही हैं, जो बहुत सी रिपोर्ट्स आई, कुछ पीछे चली गई, कुछ पर कंट्रोवर्सी हुई, उसका यही मतलब है कि जब आप अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करते हैं निज़ाम हुकूमत और पॉलिसी, तो फिर इस तरह की जो फाश गलतियां हैं, चाहे ये गुंडा एक्ट हो या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम हो या जिस तरह की एलोकेशंस देख रहे हैं हम बजट में, वो यही इसी चीज की गमाजी करती है कि यहाँ पर इलेक्टेड लोगों की ओवरऑल जिसे ओवरसाइट है वो उसकी कमी है। पंजाब की काबीना या असेंबली या कमेटियों का वो रोल नहीं है इस वक्त जो होना चाहिए। तो इसी बात को, नुक्ते को अगर आप जोड़ लें मरकजी लेवल के ऊपर भी और सूबों के लेवल के ऊपर भी, सबसे पहले तो ये है कि देखिए, क्लाइमेट चेंज किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, वो सारी की सारी निज़ाम हुकूमत का काम है। और उसकी तैयारी में बहुत से वसाइल भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की 2 और इल्लतें हैं। वो सबसे पहले कहते हैं जी इसके लिए वसाइल नहीं है, पैसे करें, बंदोबस्त करें, या PC1 बना लें, यानी कि एक मंसूबा बना लें ताकि उसमें ठेके चले और कमिश्नें जो है वो खाई जाए, बांटी जाए। और दूसरा वो कहते हैं जी कानून बना ले, कानून नहीं है, कानून पे कानून। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती बचाव या उसकी मुवाफकत पर जो जाते हैं वो कम है। एक बार नुकसान हो जाता है, जैसे सैलाब आ रहे हैं या कोई और तरह का, तो उसके बाद उस पर पैसा लगाया जाता है। यानी कि एक कंटिन्यूस सर्कल ऑफ क्राइसिस हमने पैदा कर रखा है। अब बुनियादी तौर पर हम गलत डायरेक्शन में क्यों सफर कर रहे होते हैं? उनके लिए अपनी डायरेक्शन ठीक है। ये रूमी साहब ने बड़ी ढंग की बात की है बोलपन में, उधर तवज्जो दो। इतने भोले हैं रूमी साहब, आपको लगता है? पाड़ने होंगे बिल्कुल, उन्होंने ढंग की बात की है तो मैं बात कर रहा हूं ना जी। ये सियाने हैं बहुत, ये प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं चीजें जिनमें इनके खाबे ज्यादा से ज्यादा इंश्योर हो सके। एक बात। दूसरी बात, मैं अपने प्रोग्राम में, ये बड़ी प्योरली साइंटिफिक बात है, मैं अपने प्रोग्राम में तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैं तफसीलन वो कह चुका हूं कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही स्लो मोशन में अगली आइस एज की तरफ जा रही है। ये 100% साइंटिफिक बात है और हज़ारों साल की तारीख इसकी शहादत में पेश की जा सकती है। अच्छा, बाकी बाय द वे मुझे ये बताओ आयशा कि किहड़ियां एमरजेंसियां नाल निबड़ोगे तुसीं इस मुल्क के सवाए एमरजेंसियों के है क्या? आईन मुकद्दस है ना ईवान मुकद्दस है, दरबार मुकद्दस है ना दरबान मुकद्दस है। इस मुल्क में यही हमारे तमाम मसाइल की माँ है। इसमें कुछ मुकद्दस जो
लोग हैं ना जिन्हें आप एलीट कैप्चर्ड कह लो, सोसाइटी जो व्हाटएवर, तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है, मर्दे मर जाएंगे। और अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, सुना होगा जी, व्हेन इट हैपेंस टू ऑल इट हैपेंस टू नन, इट हैपेंस टू नॉट। टेक इट इजी। ठीक है हाँ, शहजाद करने चौधरी वाले साहब, काम नहीं होते होंगे नहीं। शहजाद चौधरी साहब, इजी वाली बात तो नहीं है। जितना नुकसान पाकिस्तान, हम $1 अरब के पीछे पूरे 25 करोड़ को टांग देते हैं और सिर्फ पिछले 15 साल में $55 अरब का नुकसान है, $30 अरब का 2022 का नुकसान है। हमने इतना इससे कमाना है, रखे सिर्फ 214 खर्च करने को हैं। कहाँ से ये टेढ़पन है कि हम कोई भी चीज सीधी नहीं कर सकते हैं? अच्छा, एक तो हसन साहब के शेर से, शेर है। अब मुकद्दस जो है उनको मुसद्दिक कहते हैं, तो माहौलियाती तब्दीली की वजारत में मुसद्दिक मलिक साहब माशाल्लाह बड़े लायक आदमी हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं। अब मुझे बताइए उनकी वजारत में और वो क्या काम है जिसकी वजह से उनको बजट चाहिए? तो उनकी वजारत का बजट कम हुआ है ना, मतलब ये थोड़ी कि माहौलियाती बजट है उसको कम कर दिया गया है? अब माहौलियाती बजट की तरफ आ जाते हैं। मुझे बताइए कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने फॉरेस्टेशन के लिए इस साल कितना कितना पैसा रखा है और किस किस तरीके से इंश्योर कराएंगे कि फॉरेस्टेशन का जो अमल है ये बिल्कुल अमल पजीर हो और उसको वहां पर कराया जाए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमने जिस किस्म की क्रॉप्स को असरात हो रहे हैं उसमें रिसर्च कितनी की जा रही है, उसको कितना पैसा दिया गया है? सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत का जो हिस्सा उसमें आता है, रिसर्च के अंदर कितना पैसा लगाया गया ताकि जो क्रॉप्स का जो पैटर्न बदलेगा इस सारे मामले के बाद? ये तो रुक तो नहीं रहा, ये तो तब्दीली आएगी, इसको रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन इस रात ने कैसे अपने आप को तब्दील करना है, ये बढ़ सकते। तीसरी बात, पानी की वजारतों के अंदर कितना पैसा दिया गया ताकि जो पानी की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाया जाए, और वो जो मसला आ रहा था या आ रहा है, हमारे ऊपर आ चुका है, जिसपे क्लाइमेट चेंज का, जिसके उसके अंदर अगर पानी बहुत सारा स्टोर कर लिया जाए मुख्तलिफ जगहों पे, उससे असरात बहुत ज्यादा उसके कम से कम तर किए जा सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर रिसर्च चाहिए, बेइंतहा रिसर्च चाहिए। कितने काबिल साइंसदान हैं जो कि मुसद्दिक मलिक साहब ने अपनी वजारत के अंदर हायर किए हैं, उनको रखा है वहां पे, एक ऐसी लेबोरेटरी बना के दिया है जिसके लिए उनको बजट चाहिए, नहीं चाहिए तो ये काम करने वाले हैं। क्लीन एनर्जी के लिए इस मुल्क में कौन सी ऐसी पॉलिसी बनी है जिसमें फॉसिल फ्यूल को कम करके, भले हमारी कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो, लेकिन हमने आफ्टरऑल इस दुनिया में इस खत्ते में तो रहना है, अपने आप को बचाना तो है। सोलर क्या है, सोलर की पॉलिसी बन गई है, नहीं बन गई? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है? इसके असरात क्या होंगे हमारे ऊपर? अच्छे असरात होंगे तो ये 5वां अमल हो गया। ये सब काम बड़े जायज हैं, ये सब काम मिल के क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं। फिर फ्लड कंट्रोल का काम है, इरिगेशन का काम है, डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट का काम, सबको बजट में ले आए, उन सबको मिलाएं, ये सब क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। लेकिन क्या एक ऐसा दिमाग है जो इन सबको मिला के ये कह सके कि असल में हम क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने के सिलसिले की तरफ चल पड़े हैं? मेरा ख्याल है उसकी कमी है और वो मुसद्दिक मलिक साहब को जरूर उसके ऊपर देखना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और जो शहजाद साहब ने जब बात खत्म की है, उसी दिमाग की, उसी जहन की तलाश है कि जो इस पे नताइज दे सके। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।